हाय गाइस, ये है ईशा और रिदमा स्टोरी का सेकेंड पार्ट। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि ईशा और रिदमा ईशा के ऑफिस में मिले। वहाँ पे ईशा ने रिदमा से कुछ क्वेश्चंस करे जिसका आंसर रिदमा ने काफ़ी अच्छे से दिया। और अभी रिदमा अपने घर के लिए निकल रही है। वो अपनी कार में आके बैठी तो जस ने उससे पूछा, तो ये लॉयर जो भी है ये आपका केस लेगी? आप तो बहुत एक्साइटेड थे कि ये केस आपका लेगी तो आपके चांसेस हैं जीतने के। रिद्धिमा ने कहा हाँ, ये लेगी मेरा केस। कल ये कॉल करके बताएगी कि मेरा केस लेगी। जस ने कहा ओके। तो अभी हम घर चल रहे हैं ऑफिस। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे चल रहे हैं, दिल्ली वाली। जस ने कहा मैम वो अभी भी आपके फैमिली वालों के अंडर में, आपके बड़े पापा और चाचा के अंडर में, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। रिद्धिमा ने कहा जितना कह रही हूँ उतना करो, कार वहाँ पे मोड़ो और उधर ही चलना में। कुछ देर के ड्राइव के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सामने थे। रिद्धिमा ने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, और जो बोर्ड था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जहाँ पे सिंगल इंडस्ट्रीज लिखा था, वहाँ पे अब लिखा था अरुण एंड अजय इंडस्ट्रीज, जो उसके बड़े पापा और चाचा का नाम था। जिसको देख के रिद्धिमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने वो फोटोज क्लिक करी और ईशा को सेंड किया। रिद्धिमा कार से उतर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जाने लगी। जिसने बोला मैम हम नहीं जा सकते वहाँ पे, एटलीस्ट आपको गन तो लेनी चाहिए ना। रिद्धिमा ने कहा ऑलरेडी मेरे पास गन है, मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ, तुम कार में बैठो और शांति से बैठो। जिसने बोला मैम, रिद्धिमा ने कहा शांत चुपचाप बैठो। रिद्धिमा की ये तेज आवाज सुन के जश शांति से वहां बैठ गया। रिद्धिमा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जाके वर्कर्स की फोटो ले रही थी, जो बहुत ज्यादा उनको देख के लग रहा था कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया गया है। रिद्धिमा ने वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनसे पूछा कि तुम लोग कितनी देर से काम कर रहे हो? वहाँ पे वर्कर्स ने रिप्लाई करा हम तो बहुत देर से यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, पर अभी जो कंडीशन हमारी, इतनी बुरी कंडीशन हमारी कभी नहीं थी। हमारे जो पुराने मालिक थे, हमें नहीं पता कौन थे, पर वो कभी हमसे इतना काम नहीं कराते थे। ये लोग तो हमें दिन रात मजदूरी से घटा रहे हैं और पैसा भी हमारे कम कर दिया है। वो ये सब वीडियोस रिकॉर्ड कर ही रही थी, तब तक पीछे से एक कोई 40-50 साल का बुढ़ा सा इंसान उससे आके उसके पीछे खड़े होकर पूछ रहा है तो तुम आ गई? उससे पीछे मुड़ के देखा तो वो उसके चाचा थे। उसने बोला हाँ हाँ जी चाचा, हम आ गए। और अभी कुछ टाइम बाद, एटलीस्ट 2 दिन या 4 दिन, उसके बाद ना इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर दिखोगे, वो जो बोर्ड लगा है ना वो भी कूड़े में दिखेगा। उसके चाचा ने बोला अरे कितनी बेवकूफ़ हो तुम बेटा। रिद्धिमा ने कहा जी जी चाचा जी, हम बेवकूफ़ हैं, हमने आप पे जो ट्रस्ट किया था ना, इसीलिए। कुत्तों पे ट्रस्ट करना चाहिए पर आप जैसों पे तो नहीं करना चाहिए ना ट्रस्ट। ये इतना सुन के तो उसके चाचा का खून खोल गया। उसने कहा देखो तुम लड़की हो इसीलिए हम कुछ कर नहीं रहे, वरना अभी तक तो मार दिया तुमको। रिद्धिमा ने कहा अच्छा? रिद्धिमा उनके पास आते हुए बोली अच्छा मारो जरा। नहीं अपना हाथ दो ना, लगाओ थोड़ा, गाल पे लगाओ। रिद्धिमा ने बोला आप भी जानते हो ये, अगर आपने गलती से हाथ उठा दिया ना तो आपके दोनों हाथ तोड़ के कूड़े में फेंकाऊंगी मैं, या फिर आप उसके लायक भी नहीं हो, कूड़ा भी गंदा हो जाएगा आपके उस हाथों से। तब तक पीछे से उसके बड़े पापा आ गए और उसने अपने बड़े पापा को देख के कहा अब देखो, अब एक जवान लड़की 2 बुड्ढे को मारेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना देख के, इसीलिए मेरा हाथ अभी तक नहीं उठा है, वरना वो कब का उठ गया होता। और आपको पता है कि मैं क्या हूँ और क्या चीज़ हूँ मैं। उसके बड़े पापा ने कहा अभी तक तो तुम्हारे ऊपर राया का हाथ था ना, तो इसीलिए तुम बची हुई थी, अब तो नहीं बचोगी, क्योंकि अब तो राया नहीं है तुम्हारे साथ।
तुम ये जो हैकड़ी दिखा रही हो ना, कम कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रिद्धिमा ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में थी। रिद्धिमा कुछ करती है उसके पहले जस वहाँ पे आ गया। उसने बोला, मैम शायद हमें चलना चाहिए। और रिद्धिमा जस ने उसके कान में कहा कि अगर आपने अभी कुछ भी किया तो ये आपके जो भी यहाँ पे होंगे एक्शंस, उसको आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, हमें घर चलना चाहिए। जस रिद्धिमा को समझा के उसको वापस आके कार में बैठा। रिद्धिमा ने जस को बोला, थैंक यू, आई नो अगर मैं वहाँ रहती तो मैं 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती। अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर लेके आ गए, वरना अभी तक तो उनमें से किसी एक का राम राम सत्य हो चुका होता। जस ने कहा, हाँ मुझे आइडिया था कि ऐसे कुछ होगा, इसीलिए मैं आया अंदर। जस ने कहा कि मैम बात तो उन्होंने सही कही थी, अभी तक राया मैम का हाथ था आपके ऊपर, तो इसीलिए शायद अभी तक उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, पर अब राया मैम आपके साथ नहीं है। रिद्धिमा ने कहा, देखो राया मेरे साथ नहीं है, ये लोगों के लिए है, पर राया मेरे साथ रहे या ना रहे, वो कभी भी मुझे हार्म नहीं पहुंचने देगी, और यू नो दैट। जस ने कहा, बट स्टिल आपने उन्हें इतना हर्ट करा है। रिद्धिमा ने कहा, कार चलाओ। रिद्धिमा ने वो टॉपिक एकदम से ही चेंज कर दिया। जस्ट ड्राइव करते हुए जस ने पूछा, ओके तो अभी हमें कहाँ चलना है? हमें घर जाना है। और इस जगह से जहाँ पे वो थे, उस जगह से उसका घर काफ़ी दूर था। जस ने घर की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। उनके साथ कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे। रिद्धिमा अपने कान में हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनने लगी। रिद्धिमा बहुत ही शांत होकर वो सॉन्ग सुन रही थी। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद घर भी पहुंच गया। जस ने रिद्धिमा को कंधे पे रख के उसे हिलाया और बोला, मैम घर आ गया। रिद्धिमा कार से उतरी और उसने वो घर की तरफ जाने लगी। वो घर का महल सारा था, बहुत बड़ा घर, एक बहुत बड़ा सा गार्डन, लॉन, बहुत बड़ा सा गेट। वो गेट ही आई थिंक 8-9 फुट का तो गेट ही होगा। 2 लोग को तो शायद गेट बंद करने के लिए रखा होगा उन्होंने, इतना बड़ा गेट था वो। और अनफॉर्चुनेटली उस घर में रहने वाला अभी केवल 2 ही इंसान थे, जस और रिद्धिमा। वो इतना बड़ा घर और रहने वाले केवल 2। रिद्धिमा ने घर में एंटर करा और एंटर करते ही एक कोई बूढ़ी सी औरत उससे पूछने लगी कि रिद्धिमा बेटा क्या बनाना है खाने में? रिद्धिमा बिना कुछ आंसर दिए वो अपने रूम की तरफ जाने लगी और वो रूम में गई। उसने गेट बंद किया अंदर से और अंदर रूम में थी। जिसने बोला कि दादी आप कुछ भी बना दो अच्छा सा, जो भी रिद्धिमा को ठीक लगे। ये जो दादी जिसको कह रहा है जस, ये रिद्धिमा और जस की रियल दादी नहीं है। ये हमेशा से इनके घर में इन्होंने खाना बनाया और इसीलिए जस और रिद्धिमा इन्हें दादी बोलते हैं। जस इस घर में रिद्धिमा और रिद्धिमा के पापा ही रहते थे। जब रिद्धिमा बहुत छोटी थी ना, तो वो अपने पापा के साथ एक ऑर्फनेज में गई थी और उसी ऑर्फनेज में उन्हें जस दिखा था। जस तब बहुत छोटा था, बट स्टिल जस काफ़ी मैच्योर था और बाकी बच्चों के मुताबिक सॉरी एक मिनट क्या कहते हैं हम, ठीक है जो भी है समझ जाओ उसको। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ना काफ़ी शांत और समझदार था। और वहीं उसी ऑर्फनेज में रिद्धिमा घूम रही थी और उसके ना सर पे एक ईंटा गिरने वाला था जिसको जस ने बचा लिया था। और तब से रिद्धिमा और जस साथ में ही रहता। रिद्धिमा और जस एक दूसरे के बहुत क्लोज है। केवल जस ही है जिससे रिद्धिमा थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर करती है, वरना वो किसी से भी शेयर नहीं करती। और सारी चीज़ें तो वो अपनी किसी से शेयर नहीं करती। दादी सा जो उसकी हैं, वो उस घर में उसके पैदा होने के भी पहले से रह रही हैं, जब से उसकी मम्मा जिंदा थी।
और वो तब से इस घर में, तब से इस घर का हर एक कोना जानती हैं। और वही है जो रिद्धिमा को डांट सकती है। बाकी तो उसको डांटने की हिम्मत तो उसके पापा भी नहीं करते थे। केवल वही है जिसकी डांट रिद्धिमा सुन सकती है, वरना बाकियों का तो गला पकड़ के लटका देगी। रिद्धिमा घर आके उसने जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करे थे, और इवन उसने अपने चाचा और बड़े पापा की जो ऑडियोज भी रिकॉर्ड कर लिए थे कुछ, वो सारे ऑडियोज और वीडियोस सारे उसने ईशा को सेंड कर दिया। ईशा ने उसको कॉल करा रिद्धिमा को, और रिद्धिमा ने फर्स्ट रिंगटोन में कॉल उठा लिया। ईशा ने बोला, अभी तक जो मैंने वीडियोस फोटोज देखे हैं, तो इससे तो आराम से आप केस जीत सकते हो। रिद्धिमा ने कहा, हाँ मुझे पता है। ईशा ने कहा, फिर आपको इतने महंगे लॉयर की क्या जरूरत है? एज कम्पेयर टू अदर क्रिमिनल लॉयर्स मैं तो काफ़ी महंगी हूँ। ईशा ने कहा, मुझे बेस्ट चाहिए, मैं किसी भी कीमत पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनके हाथ में नहीं लगने दे सकती, इसी वजह से मुझे आपको हायर करना है। ईशा ने कहा, ओके तो ठीक है, आई एम रेडी, आप कल सुबह मेरे ऑफिस में वापस आ जाइएगा। रिद्धिमा ने कहा, अभी तो शायद 24 घंटे नहीं हुए, आपने बोला था आप मुझे कल कॉल करेंगे। ईशा ने कहा, ओके तो मैं बोल दूं कि आई एम नॉट रेडी? अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। ईशा ने बोला, बट हाँ आपको राया से दूर रहना पड़ेगा। अगर राया आपके आसपास भी दिखी तो वो इस चीज़ को आपके केस यूज कर सकते हैं। रिद्धिमा ने बोला, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, अगर वो मेरे आसपास दिख भी जाती है तो उससे उस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इशिता ने कहा, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो? रिद्धिमा ने कहा, नहीं ऑब्वियसली नहीं। इशिता ने कहा, तो क्या दिक्कत है? मुझे तो शौक नहीं चढ़ा मुझे अपने एक्स के आसपास भटकने का। अगर आप हो उसके साथ तो बता सकते हो कि आप हो। रिद्धिमा ने कहा, नहीं मैं नहीं हूं, और अरे यार वो मेरे आसपास भटकती है, मैं नहीं भटकती उसके आसपास। इशिता ये सुन के हंसने लगी। इशिता ने कहा, हाँ वो इंसान जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, जिसके पीछे इतने लोग पागल है, इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, और वो आपके पीछे भागती है। रिद्धिमा ने कहा, उड़ा लो मजाक, नहीं उड़ा लो, तुम पहले ये कर लो फिर हम लोग केस के बारे में डिस्कस करते हैं ना। इशिता ने कहा, अरे चलो ठीक है, आप मुझे कल मिलना, कल बात करते हैं ऑफिस में। रिद्धिमा ने कहा, एक बात बताओ, आपका ऑफिस संडे को भी खुला रहता है? इशिता ने कहा, नहीं तो कल तो संडे, शायद आप भूल रही हैं। इशिता ने कहा, अरे यार मैं भूल गई थी, लिटरली मैं भूल गई थी। ओके ठीक है, फिर हम कहीं बाहर मिल लेंगे, आई मीन किसी कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। तो मैं कहा, ओके ठीक है, तो सुबह मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, और टाइमिंग भी। इशिता ने कहा, ओके। इतना बोल के उन लोगों ने कॉल रख दी। जस्ट ने रूम पे नॉक किया। उसने बोला कि रिद्धिमा आपसे कोई मिलने आया, और रिद्धिमा से मिलने आए थे उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो उनसे मिलने आए थे, क्योंकि उनके जो स्टॉक्स का प्राइस है वो गिर रहा था काफ़ी, और इसके काफ़ी सारे रीजंस थे। एक रीज़न था उसका और राया के रूमर्स, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने उनके फैमिली वालों ने कैप्चर कर ली थी उसका रीज़न, और काफ़ी सारे अलग रीजंस थे। उनके जो भी बिजनेस पार्टनर्स थे रिद्धिमा ने उनसे बात करा, उनको समझाया कि अभी हमारा मुश्किल टाइम चल रहा है पर फ्यूचर में अच्छा होगा। उसको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस देख के समझाया, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसने मैनेज कर लिया। बट स्टिल एक वहाँ पे उनका बिजनेस पार्टनर था जो अड़ गया था कि नहीं, अब तो मुझे जो मेरे शेयर्स है वो मुझे बेचने हैं, मुझे नुकसान होगा। रिद्धिमा ने बोला, ओके आप एक मिनट आप बैठिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। उस बिजनेस पार्टनर को लगा कि शायद रिद्धिमा उसको कुछ फेवर करेगी, आई मीन यू नो फेवर, लड़कियों से कोई क्या ही फेवर ले सकता है, राइट। बाकी सारे बिजनेस पार्टनर चले गए थे, केवल एक वही बचा था। रिद्धिमा ने उससे पूछा
कि आप स्टिल आप मेरे अगेंस्ट हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, या फिर आप स्टिल अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हो। क्योंकि अगर आपने अपने शेयर्स बेचे तो डेफिनेटली हमारे जो चाचा और बड़े पापा हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है बाकी, वो उनमें से कोई एक सीईओ बन जाएगा। और अगर उनमें से कोई भी एक सीईओ बन गया तो ये ऑफिस डूब जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप स्टिल ये चाहते हो? इस जो उनका बिजनेस पार्टनर था उसने बोला नहीं, अगर आप चाहो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस उसके रिटर्न में आप मुझे कुछ फेवर्स दे दो। रिद्धिमा ने कहा क्या फेवर्स? उसने कहा कि आप एक लड़की हो, हसीन हो, यंग हो, खूबसूरत हो, आपको पता है मुझे क्या फेवर्स चाहिए। रिद्धिमा ने कहा ओके तो ठीक है, आप बैठो, मैं देती हूँ आपको फेवर्स।